अच्छा, डॉक्टर कफील जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून को पढ़े थे, इसलिए उनको ये लगा कि ये सवाल हम सरकार से कर सकते थे। डॉक्टर कफील खान इतने अच्छे वक्ता के रूप में उभरे और उनके भाषणों को इतना ज्यादा पसंद किया जाने लगा कि सरकार डर गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। इस सरकार के खिलाफ अगर कोई एक शब्द भी बोलेगा, खासकर मुसलमान, तो वो दहशत में जाएगा, जेल में जाएगा। कि साक्ष्य इनके पास कुछ था ही नहीं। जब साक्ष्य था ही नहीं तो साक्ष्य के अभाव में उनको बरी होना ही था। उसकी अपराध ये थी कि वो कह रहा था कि नहीं, हम तिरंगा के निवासी हैं, तिरंगा के वासी हैं, भारत के वासी हैं। पिछले कुछ सरकारों ने भी अपने अपने समय के लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन आतंकवादी नहीं घोषित करते थे, अब आतंकवादी घोषित कर दिए। गोडसे की जो नीति थी, सावरकर की जो नीति थी, उस पर एक करारा तमाचा मारा है। संभल जाए, आने वाला समय और भी बुरा होने वाला है। देशवासियों साफ साफ सुन लीजिए, मरना कबूल कर लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट देना कबूल मत करिए। अब संघर्षों का समय आ गया है और लड़ने का समय आ गया है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रवाल बनारस से। लगातार द लाइव टीवी डॉक्टर कफील को लेकर के अपडेट पे अपडेट दिखाते गए, मगर आज क्या है पूरी बात, क्यों थे 6 महीने जेल के अंदर, तो कुछ लोग बनारस के मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे। देखिए, डॉक्टर कफील की रिहाई सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई नहीं हो रही है। डॉक्टर कफील की रिहाई जो है इस देश की लोकतंत्र की रिहाई है। इस देश में जो इस तरीके से हिंसा करने की एक साजिश थी, उस साजिश के खिलाफ की एक रिहाई है। डॉक्टर कफील को क्यों जेल भेजा गया? डॉक्टर कफील को पहला सवाल ये था कि जेल इसलिए भेजा गया कि वो इत्तेफाक से मुसलमान थे। दूसरी बात यह है कि वो बीआरडी हॉस्पिटल का जो ऑक्सीजन से मारे गए जो 65 बच्चे थे, उनके मौत का जो खुलासा हुआ, तो उन्होंने कहा कि योगी सरकार की निकम्मियत के वजह से हम ये जो है बच्चों की मौत हुई है। तीसरा सबसे बड़ी सवाल ये था कि CNRC में मुस्लिमगढ़ यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए, जिसके माँ बाप, जिसके पूर्वज इस मिट्टी में जिनके खून शामिल हैं, उस मिट्टी के खून में उसको निकाल करके जब बाहर का रास्ता दिखाने का साजिश सरकार के द्वारा किया गया, यानी मोदी सरकार के द्वारा किया गया, योगी सरकार के द्वारा किया गया, तब डॉक्टर कफील को ये लगा कि मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। देखिए, 1969 में कानून लाया गया था जहाँ पे संस्थानों को जो है आतंकवादी घोषित कर दिया जाता था और ये कानून चला जाता था। इस पर नेहरू जी का भी कहना था कि ये कानून को ख़त्म किया जाना चाहिए, लेकिन 2019 में अपने मंसूबों को सिर्फ कायम करने के लिए, अपनी बातों को सच मनवाने के लिए, जो वो कर रहे हैं वो सही बताने के लिए कानून में संशोधन कर दिया गया और अब किसी भी व्यक्ति को ऊपर जो है तुरंत जो है एलिगेशन लगा के उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता था। सही बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी कैसे घोषित किया जा सकता है। सरकार ने कमेटी बना दी है, सरकार ने कह दिया कि कमेटी डिसाइड कर लेगी। पहले तो आप कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है जो संस्था में बैठेंगे और जो गवर्नमेंट के नीचे काम कर रहे होंगे वो सरकारी और नेताई की ही सुनेंगे। डॉक्टर कफील खान आज रिहाई का आदेश उनको मिल चुका है हाई कोर्ट से। ये कहीं ना कहीं जो इस देश में तमाम ऐसी चीज़ें हो रही थी जहाँ पर लोगों का न्याय व्यवस्था से जो है कि विश्वास उठ रहा था, तो कहीं ना कहीं 1% आज लोगों का विश्वास ये बनता हुआ दिखता है। बहुत बहुत बधाई पहले तो न्यायालय को, जिस प्रकार से न्यायालय ने जो आज फैसला दिया उसका हम सम्मान करते हैं और कफील खान को वेलकम कहते हैं कि कफील खान आपका स्वागत है। और आपने देखा कि जिस प्रकार से न्यायालय ने जो फैसला दिया, न्यायालय के फैसले को ध्यान से देखिए तो न्यायालय ने जो फैसला दिया उसमें साफ लफ्जों में ये दिखाया गया है कि अलीगढ़ डीएम ने जो NSA लगाया उनके ऊपर, उस NSA में कोई ऐसा तथ्य नहीं था जिसको देखते हुए डीएम जज साहब ने साफ शब्दों में यही कहा कि इस NSA को तत्काल प्रभाव से खारिज करते हुए उन्हें जमानत दी जाए। तो आप सोच लीजिए कि आप देख रहे थे कि अभी तक लगातार किस प्रकार से तारीख पे तारीख का जो दौर चल रहा था, उस दौर को कहीं ना कहीं विराम मिल गया। विराम इसलिए मिल गया क्योंकि कि सरकारी वकील के पास तथ्य रखने के नाम पे जब पूछा जाता था कि आप साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, तथ्य रखिए, तो साक्ष्य कुछ था ही नहीं। मैंने आपसे पिछली बार भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि साक्ष्य इनके पास कुछ था ही नहीं। जब साक्ष्य था ही नहीं तो साक्ष्य के अभाव में उनको बरी होना ही था और वो आज हुए। कफील खान की रिहाई एक भारतीय नागरिक के सम्मान की रिहाई है। न्यायपालिका के इस कर्तव्यों का मैं जोरदार समर्थन करता हूँ। आम जनमानस को या विरोधी कहिए, भाजपा सरकार सिर्फ दमनकारी नीतियों पे चल रही है। इनकी सामाजिक मूल्यों, सामाजिक मसलों से कोई मतलब नहीं रह गया है। इन्होंने एक धर्मांध राजनीति की शुरुआत की है जिसे ये हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व का सात्विक अर्थ होता है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। हमारी संविधान की रूपरेखा देखिए, उसकी प्रस्तावना देखिए, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना की जीत है। ये देश सबका है,
और इस फूल के गुलदस्ते को द्वेष की राजनीति में मत उतारिए। विपक्ष सरकार की विफलताओं का एक जीता जागता सबूत देता है, जिसको आपको दूर करना चाहिए मोदी जी, योगी जी। पर इन्होंने लगातार पूंजीपतियों को बढ़ावा देते हुए और किसानों को 5 किलो चावल गेहूं तक लाकर सीमित कर दिया है। 500 रुपये की मंथली सब्सिडी से किसी किसान के घर का दिया नहीं जल सकता। जनता को इस चीज़ को सोचना चाहिए। भाजपा के विरोध की राजनीति को लोग आजकल राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, कहते हैं देशद्रोही है। क्या हम अपने सरकार से अपने मुद्दों के लिए सवाल नहीं कर सकते? क्या ये मेरा हक नहीं? मेरे देश के बेवकूफ़ भाजपाइयों, इस बात को समझ लो, डॉक्टर कफील तो रिहा हो गए। तमाम जितने साजिशें थे तुम्हारी पानी उतर चुकी है। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ। ऊपर वाले का एक लेख तुमको सुनाना चाहता हूँ कि जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो डॉक्टर कफील को तुम मार नहीं सकते, देश के मुसलमानों को तुम मार नहीं सकते, क्योंकि देश के मुसलमानों और सिख और ईसाइयों को इस देश की जो तिरंगा है वो भगवान के स्वरूप में जो है हमारी रक्षा करती है। और एक बार फिर से कह रहा हूँ योगी जी, कान खोल के सुन लो, तुम कार पलटते रहो, मैं तुम्हारी सरकार पलट दूंगा, इस बात को याद रखना। और गद्दार भाजपाइयों, बेवकूफ़ भाजपाइयों, देश के लुटेरे भाजपाइयों, देश के चोरों भाजपाइयों और देश के साथ पूरी तरीके से बदतमीजी करने वाले भाजपाइयों, कान खोल के सुन लो। यह देश तिरंगा का है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, संविधान का है। तुम्हारे गोडसे, सावरकर और मुखर्जी के जो है काले विचारों का नहीं है। हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में कंधे से कंधे मिला कर के देश के तिरंगे और देश के आन बान शान के लिए कुर्बान हो सकते हैं। ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं कि लोकतंत्र खतरे में या ख़राब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र मजबूत होने का एक कहीं ना कहीं उदाहरण निकल कर आता है। वही उदाहरण आज हमारे डॉक्टर कफील खान हैं। आसाम से लेकर बिहार तक के फ्लड में जिसने अपनी जान की रक्षा ना करके पानी में उतर के जिन लोगों की सेवा की, अपने पैसे खर्चे पर ऑक्सीजन मंगवा के गोरखपुर में लोगों बच्चों की जान बचाई, उसको जो है जेल में डाल दिया गया। और सिर्फ इसीलिए डाला गया क्योंकि उसने CAA के खिलाफ भाषण दे दिया गया था। मैं आपकी टीवी चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो ज़रा जाएं और डॉक्टर कफील खान के भाषण को सुने। क्या उस भाषण में कुछ ऐसी गतिविधियाँ दिखाई गई थी, बताई गई थी, या उन्होंने कुछ ऐसा बोला था जिसके ऊपर लगा दिया गया था? ये लगाया इसलिए गया था क्योंकि उस समय एक चौतरफा प्रोटेस्ट चल रहा था और जो भी CAA का विरोध खुलेआम कर रहे थे सड़कों पर उतर के, उनको जेल में डाल दिया जा रहा था। डॉक्टर कफील खान इतने अच्छे वक्ता के रूप में उभरे और उनके भाषणों को इतना ज़्यादा पसंद किया जाने लगा कि सरकार डर गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। और आज जिस प्रकार से न्यायपालिका ने जो अपना रूप दिखाया है, उससे न्यायपालिका अपनी एक छवि को बरकरार रखते हुए जिस प्रकार का काम किया है, कम से कम लोगों में न्यायपालिका का जो विश्वास है वो बना रहे, बरकरार रहे। इसलिए न्यायपालिका ने जो जजमेंट दिया वो बहुत अच्छा लगा। आप अगर सबसे बड़ी चीज़ है कि बस यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि न्यायपालिका के साथ साथ अपनी कार्यपालिका भी आती है। अब कार्यपालिका किसी प्रकार का अपनी पर्सनल रार को निकालते हुए, अपनी पर्सनल प्रतिबद्धता को निकालते हुए किसी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप ना करे और उनको वापस ले आया जाए। आप देख लीजिए कि माहौल ख़राब करने का जो सिलसिला चल रहा है, जो दौर चल रहा है, आप ये बताइए ना कि इस देश में आज जो फैसला आया है उससे एक चीज़ स्पष्ट हो गया है कि गांधी, नेहरू और आपके अंबेडकर के विचारों का देश आज कहीं ना कहीं जीता है। अच्छा, डॉक्टर कफील जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून को पढ़े थे, इसलिए उनको ये लगा कि ये सवाल हम सरकार से कर सकते थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि गोरसेवादियों का जो सरकार है, जो हिंसात्मक सरकार है, जो नफरतवाद की सरकार है, जिस तरीके से जो है कि पूरा हिंदू और मुसलमान की लड़ाई वाली जो सरकार है, इस सरकार के खिलाफ अगर कोई एक शब्द भी बोलेगा, खासकर मुसलमान, तो वो दहशत में जाएगा, जेल में जाएगा, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाएंगे। हमें गर्व है अपने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के उस कानून और संविधान पर कि जिस कानून और संविधान के तहत आज हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट ने आज जो है एक बार फिर से हम गरीब गुरबों, किसानों और मजदूरों की आस्था को बरकरार रखा। यानी इस देश के अंदर जो भी कोई अनाथ होगा, जो जिसके साथ भी अन्याय होगा, उसको अगर कोई रास्ता दिखा सकता, उसको कोई न्याय दे सकता है तो हमारा न्यायालय दे सकता है। संभल जाएं, आने वाला समय और भी बुरा होने वाला है। अभी सिर्फ अर्थव्यवस्था ख़राब हुई है, अभी बहुत कुछ ख़राब होना बाकी है। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं। 22 प्रतिज्ञाओं में से उन्होंने कहा था कि मैं पैदा तो हुआ हूँ हिंदू धर्म में, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मैं कसम खाता हूँ।
और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रतिज्ञा थी, उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र या हिंदू समाज या हिंदू सत्ता का सपना अगर साकार होता है तो वो समाज में बर्बादी लेकर आएगा, लोकतंत्र को खतरे में डालेगा, लोकतंत्र को ख़त्म करेगा और लोगों को कुचलता चला जाएगा। आज जो हिंदू साम्राज्य की बात हो रही है वो आज हमें दिख रहा है। मूल तौर पे भारत एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन सभी धर्मों का इसमें पलना ये इस देश की खूबसूरती है, इस देश का सम्मान है। गांधी भी एक हिंदू थे, नरेंद्र मोदी जी भी एक हिंदू हैं और योगी जी भी एक हिंदू हैं। हिंदू हिंदू होने में फ़र्क है। गांधी महान थे, गोडसे भी हिंदू था, लेकिन देखिए गोडसे को कोई नहीं पूछता, लेकिन गांधी जी को सब पूछते हैं। तो आज के लोगों, आपके दर्शकों से यही निवेदन है कि आवाज़ कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी आवाज़ उठाते रहिए कि कम से कम देश की डेमोक्रेसी बची रहे। गोडसे की जो नीति थी, सावरकर की जो नीति थी, उस पर एक करारा तमाचा मारा है माननीय हाई कोर्ट ने और यह कहा है कि यह देश में जो है संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का कानून चलता है। तुम्हारा ये जो है कि आरएसएस का झंडा नहीं, हम तिरंगे के नीचे के लोग हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई का एजेंडा चलता है। इसमें हिंदू मुसलमान का बंटवारा का बात नहीं चलता है। एक जोरदार तमाचा है और मुंह काली कर दिया है हाई कोर्ट ने जो है योगी सरकार का, और बता दिया है कि इस देश के अंदर जो है कि शांति अमन और जो है एकता की बात चलेगी, न कि बंटवारा की बात चलेगी, न तो हमारे भारत को तोड़ने की साजिश चलेगी। डॉक्टर कफील खान, अच्छा दूसरी बात और मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि मोदी जी कहाँ गए आपके वो जमाती, भारतीय जनता पार्टी के गद्दारों, जवाब दो, वो जमाती कहाँ हैं जहाँ 3 महीने तक जो है कोरोना काल में खाली नफरत फैलाने का काम तुमने किया था। देखिए हम लोग का जश्न है और पूरी तरीके से डॉक्टर कफील साहब का ये निर्दोष थे और इनको जबरिया जेल में डाला गया था। बिहार चुनाव का एक बड़ा एजेंडा डॉक्टर कफील के नाम पर भारतीय जनता पार्टी तैयार करना चाहती थी, एनएसए लगा करके उसको राष्ट्रद्रोही बताना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जिस तरीके से हस्तक्षेप हुआ और पूरे देश की जनता जो है इस नफरतवाद के खिलाफ खड़ा होकर के डॉक्टर कफील खान के साथ खड़ी है और खड़ी हुई, उसका ये नतीजा था कि आज कफील खान साहब रिहा हो रहे हैं, वो अपने घर में जाएंगे। और खुशहाली सबसे बड़ी बात यह है कि आज कोई बच्चा अपने बाप से मिलने वाला, आज कोई पत्नी जो अपने पति से मिलने वाला, आज कोई बुजुर्ग बाप अपने बेटे से मिलने वाला, आज किसी की बहन अपने भाई से मिलने वाला है। ऐसे बिना परिवार वाले लोग ऐसे ही निर्मम कदम उठाते हैं जिनको किसी भी रिश्ते का कोई मायने नहीं रहता है, सिर्फ वो चंद पूंजीवादियों के हाथों में बिकना चाहते हैं और नाचना और खेलना चाहते हैं और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देशवासियों साफ साफ सुन लीजिए, मरना कबूल कर लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट देना कबूल मत करिए जो है। तो ये बनारस के लोग थे जो डॉक्टर कफील को काफ़ी धन्यवाद कर रहे हैं कि 6 महीने जेल में होने के बाद भी डॉक्टर कफील रिहा हो रहे हैं, अपने परिवार से मिलेंगे। और कितनी जश्न की बात है कि आज डॉक्टर कफील अपने माँ बाप, अपने बच्चों से मुलाकात करेंगे। द लाइव टीवी के लिए वाराणसी से राजेश अग्ररी।